Hello and Assalamu alaikum students, welcome to the Zoom class of English 101 लेक्चर नंबर 10 आज हमारा है। तो सबसे पहले इसमें हमारे जितने भी लेक्चर नंबर 10, 11, 12 है, इन सब में आपको रीडिंग्स दी गई हुई हैं। ठीक है, कुछ वर्ड फॉर्म की, कुछ वर्ब फॉर्म की, कुछ अलग अलग फॉर्म्स की रीडिंग दी गई हैं। मैं बस कुछ ही पॉइंट्स आपको रीड आउट करके दूंगा, क्योंकि इनमें सिर्फ आपने इनको रीड आउट करना है इन लेक्चर्स में जो आने वाले 2-3 हैं, और उनके मुताबिक आपने एक्सरसाइज करनी है। कुछ एक्सरसाइज उन्होंने हल करके भी दी हुई हैं, कुछ छोड़ी हुई हैं, तो आपने उनको ज़रूर हल करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके पेपरों के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक आपको टॉपिक दिया हुआ है मेन फ्रेम्स का, कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स और मेन फ्रेम्स एज दे आर रेफर्ड इन द फील्ड साइंस कंप्यूटर साइंस आर दोज कंप्यूटर सिस्टम्स फाउंड इन कंप्यूटर इंस्टॉलेशन प्रोसेस इमंस अमाउंट ऑफ डाटा। तो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल होते हैं और बहुत सारा बल्क में डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं और उनको प्रोसेस कर सकते हैं। ये हाई स्पीड होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को जो है एग्जीक्यूट कर लेते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, और जहाँ पे जो छोटे कंप्यूटर होते हैं वो वहाँ पे इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और बल्कि डाटा को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाते और उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, और इस तरह के मेन फ्रेम्स जो कंप्यूटर होते हैं वो महंगे होते हैं और काफ़ी पावरफुल होते हैं। उसके बाद अगला जो है उसमें लिखा हुआ है कि दीज कंप्यूटर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, डिजिटल और एनालॉग। इनकी 2 टाइप्स हैं, डिजिटल और एनालॉग। द डिजिटल कंप्यूटर्स और जनरल पर्पस कंप्यूटर इज़ ऑफ्टन नॉन मेकअप 90%। तो जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होता है वो एक जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जो आम हमारे घरों में ऑफिस में यूज़ होता है वो ज़्यादा डिजिटल होता है, और ये 90% जो आपके मेन फ्रेम्स कंप्यूटर हैं ये डिजिटल ही होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ इट गेट्स इट्स नेम बिकॉज द डेटा इज प्रेजेंटेड टू इट आर मेड अप ऑफ कोडिंग कंसिस्टिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल्स कैरेक्टर्स। द डिजिटल कंप्यूटर इज़ लाइक अ जेनेटिक कैश रजिस्टर। तो जो इसके अंदर सिग्नल्स जो सेंड होते हैं सिस्टम टू मोनीटर्स, जो प्रोसेस डाटा होता है वो सारा डिजिटल सिग्नल्स के ज़रिए किया जाता है। डिजिटल करेक्टर यूज़ किए जाते हैं और उनसे इतनी जो कैलकुलेशंस होती है वो करवाई जाती है और आपको आउटपुट दिया जाता है विद ग्रेट एक्यूरेसी। डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ बाय फार द मोस्ट कॉमन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोसेसिंग। तो डिजिटल प्रोग्रामिंग है वो जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली, कॉमनली यूज़ करने वाला प्रोग्राम है। फॉर बिजनेसिस और स्टैटिकल पर्पस, कोई भी आप स्टैट्स निकालना चाहते हो, काफ़ी बहुत बल्क अमाउंट है उसको कैलकुलेशन करनी है, या आप कोई बिज़नेस है उसमें आपने सेल्स रिपोर्ट बनानी है, या कुछ भी इस तरह का डाटा जो है वो प्रोसेस करवाना है, उसके लिए हम लोग जो है डाटा प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। द एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स समथिंग लाइक अ कार स्पीडोमीटर। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो एक गाड़ी की जिस तरह आपकी स्पीड मीटर होता है जिस पे आपको स्पीड दिखती है उस तरह होता है। इन दैट इट इज़ कॉन्टिन्यूसली वर्क्स आउट कैलकुलेशन। और इसी तरह जैसे कि स्पीड कम और ज़्यादा होती है और उसको कैलकुलेट करता है कि अभी स्पीड 20 आ रही है, 50 आ रही है, 30 आ रही है, ऊपर नीचे हो रही है, उसी तरह कैलकुलेशन को वो प्रोसेस करता है और बहुत ही तेज़ी से करता है। इट इज़ यूज एसेंशियली फॉर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मेजरमेंट। इट कैन सिमुलेट और डिमेट डिफरेंट मेजरमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कंपोनेंट दैट मे रिक्वायर्स अ लार्ज रूम टू अकोमोडेट दैम। एट अ प्रेजेंट अ डिजिटल कंप्यूटर capable of doing anything the analog ones did. Moreover, it is easier to program and cheaper to operate. तो ये जो है हमारे पास सस्ते होते हैं और इजी टू ऑपरेट होते हैं, लेकिन इनमें मसला ये होता है कि ये इनको काफ़ी जो है वो स्पेस चाहिए होती है जिससे कैलकुलेशन करते हैं, और ये मेजरमेंट्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आपकी। उसके अलावा आपने इसको थ्रोली रीड आउट कर लेना है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, उसके बाद मेन आइडिया है, मेन आइडिया का आंसर भी दिया हुआ है, आपने इसको खुद भी करना है। आप फील कर सकते हैं कि कैसे करना है हमने, तो आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए। तो ये आपका जितना भी ये टॉपिक्स हैं मैंने आपको पहले बताया कि आपने रीड आउट करने हैं और उसके बाद उसकी जो है एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। इसमें अब मेन आइडिया है, उसके बाद ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, उनको किया हुआ है, तो सिंपल चीज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। उसके बाद उसके आंसर भी दिए गए हैं, कहीं कहीं नहीं दिए हुए तो वहाँ पे आपने खुद करने हैं। उसके बाद लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन निकालनी है आपने, उसका भी आंसर दिया हुआ है। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल रेफरेंसेस हैं, वो रेफरेंसेस उनके पेज, लाइन, नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, उसके मुताबिक उन्होंने किए हुए हैं और उनके आंसर भी निकाले हैं। जैसे देखें विच कैन एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, एज इट ऑफ्टन नो, जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है। तो जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं आपने उसी तरह हमको रीड आउट कर लेना है और अपने माइंड में रखना है। कोई इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस आपको एक एक्सरसाइज करवाने के लिए, एक आपको जो है एक्टिविटी करवाने के लिए ये चैप्टर्स दिए गए हैं।
उसके बाद वर्ड फॉर्म्स हैं कि वर्ड किस तरह फॉर्म किए गए हैं, उनके आंसर्स हैं यहाँ पे देखें। इट इज़ यूजुअली नॉट परमिटेड टू स्मोक इन अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो उसके बाद कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यू, कॉन्टीन्यूसली, जितने भी आपके वर्ड्स यूज़ होते हैं टेंसेस में उनको हाईलाइट किया गया, उनके आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपने इनको कर लेना। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू आया है, तो कंटिन्यूसली कैसे हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यू का आंसर हुआ है कि इफ़ माइक्रो कंप्यूटर सेल्स कंटिन्यू टू इंक्रीज, यहाँ पे क्या लगेगा, कंटिन्यू आएगा। तो इस तरह के आपने खाली जगहें करनी है, एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया। उसके बाद लेसन नंबर 11 है, ये भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग है। इसमें हमने रीड आउट करना है, ठीक है, चीज़ों को रीड आउट करके उसके बाद हमने उनको, काफ़ी बहुत ही बड़ा पैराग्राफ दिया गया हुआ है, उसको आपने करना है। उसके बाद आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यू हैव प्रोबेबली रियलाइज दैट एवरीबडी, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट करता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। You have probably realized by now that everything you learn in the course is geared towards the end of writing and understanding English। जैसे आपने पहले पढ़ा है कि आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो राइटिंग के बारे में पढ़ाई गई हैं, और राइटिंग को किस तरह कंक्लूड किया जाता है और इंग्लिश को किस तरह अंडरस्टैंड किया जाता है, ये चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। एंड नथिंग इज़ मेयरली एन एक्सरसाइज लर्न फॉर एग्जामिनेशन पर्पज़, वट वी कॉल्स कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज इज आर इन फैक्ट अ टेस्ट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेज करवाई गई हैं, जिस कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आपको कुछ पैराग्राफ या एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको आपने करना है। अब इनकी काइंड्स क्या होती है क्वेश्चंस की जो आपसे पूछे जा सकते हैं एक पैराग्राफ के अंदर। उसमें क्या होगा, आपसे मीनिंग पूछ सकता है किसी वर्ड्स का कि उसको कैसे हम लोग क्या नाम है, इस कुछ वर्ड्स के मीनिंग होंगे या डिटेल मीनिंग आप बताएं, तो उनको आप किस तरह कर सकते हैं, वो थोड़े रीड आउट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद फैक्ट्स पूछ सकता है आपसे, किसी भी आपके पैराग्राफ में कोई फैक्ट हो जो बात पहले से हो चुकी है या क्या नाम है प्रूवन बात है, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं आप। यू में, अब यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग इसको, तो करो। You may ask to answer question about the passage in actually saying to make sure that you understand. If a piece of writing is about the character digging his allotment, you may be asked what the character is doing. अगर कोई करेक्टर दिया गया है, जैसे आप समझ लें वैम्पायर करेक्टर है कोई दिया हुआ है आपको पैराग्राफ में, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, तो वो क्या करता है, वो लोगों को मारता है, ठीक है। तो अब वो क्यों मारता है, उनका खून चूसने के लिए। अब वैम्पायर क्या चीज़ मार सकती है, उसको जो है सनलाइट से नफरत होती है, वो चीज़ उसको डैमेज करती है और वो चीज़ उसको मार सकती है। तो वो आपके करेक्टर के बारे में फैक्ट्स पूछ सकता है, तो आप उस करेक्टर को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। रीडिंग बिटवीन लाइन्स, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, राइटर डू नॉट ऑलवेज स्टेट फैक्ट्स डायरेक्टली, कोई भी राइटर जो है वो फैक्ट्स को डायरेक्टली नहीं बताता आपको, ठीक है। वो क्या करता है, वो बिटवीन द लाइंस कहीं ना कहीं उस छुपा के उनको लाइनों को बीच में रखता है ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े और आप उसको पैराग्राफ को थ्रूली रीड आउट करके पढ़ो, और उसके बीच में कहीं पे जाके वो आपको वो मेन जो फैक्ट्स हैं वो देता है। दे इम्प्लाई इमोशन एंड एटीट्यूड एंड सजेस्ट व्यू पॉइंट्स ऑफ व्यूज़। अब वो क्या करता है कि वो उस फैक्ट के अराउंड कहीं ना कहीं वो कुछ इमोशन बनाना चाहता है या एटीट्यूड बनाना चाहता है। इमोशंस में आपका जो है वो जीत हार खुशी गमी ये आ जाती है, और एटीट्यूड में आपका ये गुस्सा आ सकता है, और एटीट्यूड अलग अलग टोन किस्म की यूज़ होती है, जहाँ पे कुछ सैड में टोन यूज़ होती है, कुछ सैड वर्ड्स होते हैं, उनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो लाइन की एटीट्यूड है वो सैड दिखेगा। जैसे अगर किसी को कोई क्या नाम है, कोई चीज़ किसी का कोई रिलेटिव है या कुछ भी कैरेक्टर में आ रहा है, वो फौत हो चुका है या उसको मार दिया गया है, तो वो उसकी जो इमोशनल लाइंस होंगी वो कैसे कोटेड होंगी, किस एटीट्यूड में वो बोल रहा होगा। तो राइटिंग के वक्त आप ऐसे लिखेंगे कि जो बोलने वाला है, जो उसको रीड करने वाला है, वो उसको उस तरह ही रीड करेगा ताकि आपको उसकी इमोशन जाहिर करवा सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मेटाफोरिकल लैंग्वेज। यू मे also have to explain what is exactly the writer has in mind when he makes a comparison or use a metaphorical expression. The story by Dylan Thomas. The author says, my uncle below and blushed whenever he won at cards. The word blue suggested a literal and factual वे ऑफ एक्सपेलिंग। अब देखें, अगर आपने जो रीडर्स के माइंड में क्या चल रहा है उसको एक्सप्रेस करना है, एक राइटर ने के माइंड में क्या चल रहा है उसने एक्सप्रेस करना है उस चीज़ को राइटिंग में, तो वो जो है वो मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन यूज़ करेगा। जैसे उन्होंने कहा कि एक स्टोरी है डेलान थॉमस की, कि जिसमें ऑथर जो है वो एक अंकल के बारे में बता रहा है कि अपने अंकल जो हैं वो क्या करते हैं कि वो जब कार्ड जीते हैं तो काफ़ी खुशी से झूम पड़ते हैं और काफ़ी कहकहा लगाते हैं।
तो जो कह का लगाना है, ब्लू करना है, जस्ट लिटरल मीनिंग फैक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग, तो वो उनकी खुशी को इजहार करता है कि वो कितने खुश हैं उस चीज़ में, ठीक है। जब से आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कुछ लोग होते हैं खामोश होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हंसते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। तो इसी तरह सैड होने में कुछ बहुत ज़्यादा रोते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, या कुछ लोग बिल्कुल सहम जाते हैं, कुछ बात नहीं करते। तो उस चीज़ों को यूज़ करके मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। उस तरह की चीज़ें, उस तरह के वर्ड्स आप पुट करते हैं अपनी राइटिंग में, ताकि आप जो भी चीज़ एक्सप्रेस करना चाहें वो चीज़, उस चीज़ को हेल्प आउट कर लेता है आपके लिए। उसके बाद स्टाइल है कि डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं लिखने के, ठीक है। कुछ जो होते हैं उसमें आप इफ़ेक्ट डालते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं राइटिंग की, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कितनी स्टाइल्स होती हैं राइटिंग की और किस तरह हम लोग राइटिंग कर सकते हैं। समरी क्या है इस चीज़ की कि वो आप लिख सकते हैं, एक समराइज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे बुक्स में ज़्यादातर होता है कि हम कुछ पढ़ते हैं और एंड में उसकी समरी दी जाती है, यानी वन लाइनर उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। उसके अलावा ओपिनियन आप दे सकते हैं एंड में, कि आपका जो आपने पूरा पैराग्राफ रीड आउट किया है वो आपसे ओपिनियन सवाल में पूछ सकता है कि आप अपना ओपिनियन दें। जैसे अगर आपको पोल्यूशन के बारे में कोई पैराग्राफ दिया गया है, उसमें थोड़ी बातें बताई गई हैं, वो कहेंगे आपकी क्या उसके बारे में ओपिनियन है, तो आप बता सकते हैं कि हम जो है पोल्यूशन का टॉपिक कर लेते हैं तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, या कैसे हमारी हुकूमत उसको बेहतर से कंट्रोल कर सकती है, और हमारी एज एन इंडिविजुअल उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो डिपेंडिंग ऑन अ पैराग्राफ, डिपेंडिंग ऑन अ मेन आइडिया, आप डिफरेंट जो आपके दिमाग में आपका मेन आइडिया आता है उसको आप अपने वर्ड्स में पुट आउट कर सकते हैं। उसके बाद लिसनिंग, इट इज़ इंपॉर्टेंट व्हेन रीडिंग टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड रिलेशनशिप इन सेंटेंसेस or group of sentences combined to present information may be linked by means of connective words और markers। तो आपने जो है वो लिसनिंग भी करनी है कि एक करैक्टर जो है उसमें जितने भी आपके पास एक रीडिंग में कितने भी करैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, टॉपिक को किस तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसी से आप जो है उस चीज़ को शेप आउट भी कर सकते हैं। और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उनसे भी आपको पता चल जाता है कि जो राइटिंग है वो हार्श हो रही है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है, या जो है उस चीज़ की खुशामद कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आपको उन वर्ड से भी पता लग सकता है। लिस्ट मार्किंग है, उसके बाद ये आपने रीड आउट सैम्पल पैराग्राफ दिया, फिर उसको एक्सरसाइज में शक्ल में दिया गया ताकि आप उस चीज़ में से चीज़ें निकाल सकें। उसके बाद लेक्चर नंबर 12 है रीडिंग मेक इंटरफेरेंसेस inferences। You are familiar with the expression to read between lines, which means you have to pick up an idea that are not directly stated in the material you are reading। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ लाइनों को ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं रीडिंग में से, और जो कि मेन आइडिया के मतलब नहीं होती, वो कहीं डायरेक्टली उस मेन आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है और हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं एज अ रीडर। द राइटर इज़ गिविंग और मेकिंग अ सजेशन बट स्टैंडिंग इट इनडायरेक्टली। तो राइटर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा सजेशन अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उस चीज़ के पीछे इनडायरेक्टली खड़ा होता है, डायरेक्टली खड़ा नहीं होता, क्योंकि उसको डायरेक्टली एज अ जो है अपने मेन आइडिया के पीछे खड़ा होना होता है। तो वो कुछ चीज़ें इस तरह की भी आपको दे सकता है राइटिंग में। दीज इम्प्लाइज आइडियाज़ आर ऑफ्टन इंपॉर्टेंट फॉर द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द राइटर मीन्स। अब उसमें क्या होता है कि राइटर उन चीज़ों के बारे में बात करता है जो उस टॉपिक के आसपास हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें फुल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जैसे कि अगर वो राइटिंग में लेता है कि पोल्यूशन के बारे में, तो पोल्यूशन के बारे में एक फैक्ट है कि हमारा लाहौर जो है सबसे पोल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके अराउंड अच्छी चीज़ें भी तो हैं ना, कि हमारे पास नहर है और उस नहर के साथ दरख्त लगे हुए हैं और हम मोर एंड मोर ट्रीज़ कर रहे हुए हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उस चीज़ों में इतना ज़्यादा आगे नहीं है, और हमारी आवाम की अपनी गलती है कि वहीकल का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। अगर आप अपने घर में देखें तो आपके घर में अगर 3-4 अफराद हैं तो 2 या 3 बाइकें आपके घर में होंगी। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हुकूमत हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना प्रोवाइड नहीं कर रही, या हम उसको खुद यूज़ नहीं कर रहे। तो उन चीज़ों को, पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता है ताकि आपका जो टॉपिक है ऑल ओवर आपको एज अ राइटर आप अपना पूरा उसके जो है फैक्ट्स को इंक्लूड करें। फिर जो है अपनी ओपिनियन भी दें साथ में कुछ अंडरलाइंस में, ताकि जो रीडर है उसको आपका पूरा का पूरा टॉपिक भी समझ आ जाए, जिस टॉपिक के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे हैं, तारीफ़ करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो आसपास हैं उनको भी आप कवर करें एज आ राइटर और रीडर, ताकि उसको फुली उस टॉपिक को समझ सके।
उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, वो आपने फिल आउट करनी है। उसके बाद पिक्चर्स डिस्क्रिप्शन भी होती हैं, इस तरह की आ जाती हैं। जैसे पिक्चर है आपके पास सामने बना हुआ है कि एक अंकल और आंटी हैं, वो बस के अंदर बैठे हुए हैं। द ओल्ड वुमन इज़ आस्किंग फॉर समथिंग। अब ये आप अगर पिक्चर देखें, जो लेडी हैं, ओल्ड वुमन है, वो कुछ ना कुछ सवाल कर रही हैं। द ओल्ड वुमन couldn't see because of the smoke। अब जितनी स्मोक है उसकी वजह से, जो ऊपर आपको स्मोक दिखाई जा रहे हैं, अंकल साथ में कुछ सिगरेट या कुछ भी ऐसा जो है सिगार वगैरह है, उसकी वजह से स्मोक आया हुआ है, तो वो जो है उस स्मोक की वजह से देख नहीं पा रही करेक्टली, क्योंकि वो ओल्ड लेडी हैं। द ओल्ड वुमन वॉज पॉइंटिंग टू अ नो स्मोकिंग साइन। असल में जो लेडी है वो नो स्मोकिंग साइन की तरफ इशारा कर रही हैं कि आप यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते, यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो इस तरह की पिक्चर इलस्ट्रेशन भी आ सकती हैं आपको पेपर में, या आपको एज अ राइटर ये भी एक फॉर्म है लिखने की। आपके पिक्चर के बाद आप पिक्चर के ज़रिए भी अपनी मेन आइडियाज़ या आपका कोई भी आइडिया या कोई फैक्ट या कुछ भी आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने आइडियाज़ को, वो पिक्चर के थ्रू भी राइटिंग में हम कर सकते हैं। अगली देखते हैं, अगली में लिखें देगा मैन हैज़ अ प्रॉब्लम विद हिज विजन। जो इंसान जो बैठा हुआ टीवी देख रहा है, उसकी विजन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यानी वो देखने में उसको दिक्कत आ रही है। द बॉय इज़ डूइंग हिज होमवर्क। जो साथ में लड़का है वो आपकी तरह एक स्टूडेंट है, वो अपना होमवर्क कर रहा है। द मैन वॉचेज़ अ लॉट ऑफ टीवी। जो अंकल बैठे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा टीवी देखते रहते हैं। द फादर कैन नॉट रीड। जो ये टीवी देखने की वजह से जो रीडिंग है वो अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। अब ये इंटरफेस है, इंटरफेरेंस इन रीडिंग आ रहा है, क्योंकि वो जो रीडिंग करते वक्त दो चीज़ें कर रहे हैं, एक टीवी देख रहे हैं, दूसरी रीडिंग भी कर रहे हैं, तो ये इनकी इंटरफेस आ जाता है। इन रीडिंग आल्सो वी मेक लॉजिकल जम्प्स फ्रॉम इन्फॉर्मेशन गिवन टू आर स्टेटेड डायरेक्टली और आइडियाज़। इसी तरह हम लोग जो है अपने राइटिंग में लॉजिकल जंप्स लेते हैं फ्रॉम इंफॉर्मेशन के ज़रिए, और अपने आइडियाज़ को डायरेक्टली जो है वो नहीं बताते, बल्कि इनडायरेक्टली भी हम इन चीज़ को स्टेट कर देते हैं। वी मेक स्टेटमेंट्स और ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट व्हाट इज़ नॉट नॉन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ नॉन और गिवन। सो टू ड्रॉ इंटरफेस द रीडर यूजेज द क्लूज प्रोवाइडेड बाय द राइटर्स ऑन हिज ओन एक्सप्रेशन रीडर। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ राइट कर रहे होते हैं, पहले से हमारा जो माइंड है उस चीज़ के लिए रेडी होता है कि हम लोग जो है उसके बारे में जो पुख्ता यकीन रखते हैं, हम उसके बारे में सुन नहीं सकते। तो यहाँ पे जो है वो एक राइटर, अच्छे राइटर का काम यही है कि वो इनडायरेक्टली भी आपसे उन बारे में बात करे, ताकि आप अपने जहन में सवाल कर सकें, हाँ मैं तो ये चीज़ मानता हूँ, लेकिन इसके साथ ये चीज़ भी तो है। फिर आप उस बारे में सोचेंगे, उसके बारे में कोई ना कोई फैक्ट ढूंढेंगे, कोई ना कोई कंक्लूजन पर आएंगे, ताकि आपका जो एक पुख्ता यकीन बन चुका है एक चीज़ के बारे में वो टूटे और आप इन्फॉर्मेशन गैदर करें और असल जो चीज़ है, असल जो फैक्ट है उस तक पहुंच सकें। तो ये इंटरफेस भी काम करता है और उसको एग्जांपल के ज़रिए आपको दिखाया गया। आगे आपने थोड़ी रीड आउट कर लेना है। अब लिटरेचर में किस तरह हम लोग जो है वो इंटरफेस पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, अगर आप लोग जो है शायरी पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं या नावल पढ़ते हैं, यू माइट बी अवेयर दैट इंटरफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग लिटरेचर। तो आपको पता होगा कि लिटरेचर में जो है इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। वाइल नॉन फिक्शन राइटर, जो नॉन फिक्शन होते हैं, फिक्शन के अलावा जो राइटर होते हैं, दैट इज़ द राइटर ऑफ फैक्चुअल मटेरियल, जो कि फैक्ट के बारे में लिखते हैं, यूजुअली स्टेट डायरेक्टली व्हाट दे मीन। जो फैक्ट के बारे में बात करेगा वो सीधी वही बात करेगा जो कि फैक्ट है। फॉर द फिक्शन और क्रिएटर ऑफ राइटर ऑफ्टन शो दैट इफ व्हाट दे मीन बाय डिस्क्राइबिंग द सीन ऑफ सिचुएशन। इसी तरह जो फिक्शन में होते हैं वो क्रिएटिव राइटिंग करने के ज़रिए जो उनके दिमाग में आता है, वो एक सीन को, एक जो सिचुएशन है जो चल रहा है उस सीन को वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, और साथ में उनकी पिक्चर दी होती है अगर आपने नॉवल कहीं पे भी पढ़ा हो। It is for the reader to interfere the point of what the writer has to say. I shall illustrate with an example. तो इधर जो है आपके रीडर के ऊपर ये फ़र्ज़ हो जाता है कि वो सोचे कि यहाँ पे राइटर क्या बताना चाह रहा है, और I shall illustrate with example. इस एग्जाम्पल के बाद नॉन फिक्शन राइटर might write. अब अगर नॉन फिक्शन राइटर है वो क्या राइट करेगा? हेनरी वॉज एंग्री एट हिज वाइफ। हेनरी जो है भाई साहब अपनी जो बेगम से हैं वो गुस्सा हैं। अ फिक्शन क्रिएटिव राइटर माइट राइट। अब फिक्शन वाला कैसे लिखेगा? हेनरीज आइज नैरो।
हेनरी की आंखें जो हैं वो छोटी होती गईं। व्हेन हिज वाइफ स्पोक टू हिम, जब उसकी बीवी ने उससे बात की, ही कट हर ऑफ, उसने उसको बीच में टोका। इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, जब वो बात कर रही थी, कोई जुमला बयान कर रही थी, उसके बीच में उसको टोका। विद हिज वर्ड, अपने अल्फाज से, आई डोंट हैव टाइम टू आर्ग्यू विद यू, और उसने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुमसे बहस कर सकूँ। अब एक राइटर जो है वो एक लाइन लिखता है, लेकिन जो फिक्शनल राइटर है, क्रिएटिव राइटर है, उसने उसी चीज़ को एलेबोरेट किया आपके साथ और उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर लिखा, ताकि जो रीडर है उसको फुली जो वो चीज़ है वो समझ आ सके। ठीक है, कि वो कैसे गुस्सा है, उसकी एक्सप्रेशन बताया है, और उसने उसको बात करते हुए कैसे टोका, ये सब वो जो है वो उसने इन सेंटेंसेस में आपको बता दिया है। अब इंस्टेड ऑफ सिंपली स्टेटिंग दैट हेनरी वॉज एंग्री, ये बताने, यानी कि वो सिंपल ये बता भी सकता था कि जो हेनरी है वो गुस्सा है। ही क्रिएटिव राइटर हैज़ थ्रू हिज डिस्क्रिप्शन शॉन हेनरीज एंगर, उसने क्या किया, अपने राइटिंग के ज़रिए आप रीडर जो अभी हम रीड कर रहे हैं उनको बता दिया कि कितना वो गुस्सा है और क्यों गुस्सा है और कैसे गुस्सा है। ठीक है, उसने पूरे चीज़ को आपको बयान कर दिया है। उसके बाद हमारे पास ये रीडिंग थ्रू आउट रीड करना है आपने। उसके बाद हमारे पास अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13, डिस्कनेक्ट बिटवीन फैक्ट्स और ओपिनियन। हमने फैक्ट्स और ओपिनियन के बारे में जानना है कि फैक्ट्स क्या हैं और ओपिनियन क्या होते हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बीइंग एबल टू डिसोसिएट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन, इट इज़ एसेंशियल फर्स्ट स्टेप इज इंक्वायरिंग अ क्रिटिकल एबिलिटी। व्हेन यू मोस्ट ऑफ द राइटर्स और स्पीकर्स कम्युनिकेट, दे इंक्लूड ओपिनियन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो जब भी आप राइटर कोई सब्जेक्ट के बारे में लिख रहा होता है, किसी भी मौजू के बारे में लिख रहा होता है, तो वो काफ़ी लोगों के ओपिनियन को शेयर करता है ताकि जो है वो अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से बयान कर दे। अब फैक्ट्स ओपिनियन क्या होते हैं, डिफरेंट लोगों के नज़रियात, और जो फैक्ट है वो है कि यूनिवर्सली वो चीज़ को मानना, कि हम जैसे फैक्ट है कि सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, ये आपके पास फैक्ट है। अब ओपिनियंस क्या है लोगों की, कि दुनिया गोल है, दुनिया फ्लैट है, दुनिया ये है, ये लोगों की ओपिनियन है। लेकिन असल में दुनिया क्या है, दुनिया जो है वो गोल है, ये फैक्ट है। अब ओपिनियन लोगों के क्या है कि भाई ये फ्लैट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो जो अजम्पशन होती हैं वो आपके ओपिनियंस में आ जाती है कि लोग क्या सोच रहे हैं या ग्रुप ऑफ लोग क्या सोच रहे हैं, वो ओपिनियंस में आ जाता है। और जो फैक्ट है वो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ के हवाले से, यानी कि उसको आप लोग मानते नहीं हैं, सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं मानते, बल्कि कलेक्टिवली उस चीज़ को सब मानते हैं और वो प्रूवन होता है, उसे हम लोग फैक्ट कहते हैं। अ फैक्ट इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रोवाइड ट्रूथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एविडेंस। अब उसके बाद में क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, और वो सच्चाई को सपोर्ट करता है और इसलिए हम उस चीज़ को ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, तो एविडेंस जहाँ भी होंगे हम उसको फैक्ट कहेंगे। और ओपिनियंस क्या होते हैं, ओपिनियन इज अ स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली प्रूवाइड ट्रू और फॉल्स। उसमें हम लोग ये नहीं कर सकते, हम लोग ये चीज़ का फैसला नहीं कर पाते कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। ओपिनियन यूजुअली एक्सप्रेस बिलीफ, फीलिंग, जजमेंट दैट अ पर्सन मे हैव और अबाउट अ सब्जेक्ट। तो ये बता सकता है कि एक बंदे के ईमान क्या है उस सब्जेक्ट के हवाले से, उसकी फीलिंग्स क्या हैं और उसके बारे में वो उस चीज़ को कैसे जज करता है एज अ पर्सन, एज अ ग्रुप। तो उसको हम लोग जो है ओपिनियन कहते हैं। अब उसको कुछ ओपिनियन, कुछ फैक्ट के बारे में आपको डिस्कस किया गया, वो रीड आउट कर लेना है। अब यहाँ पे उनके पॉइंट्स बताए गए हैं कि कैसे आप जो है फैक्ट्स और ओपिनियन के जो है उनको कैसे आप वाज़ेह तौर पर बयान कर सकते हैं, वो ट्रू है अनट्रू है, उस तरह आप उसका जो आर्गूमेंट करने के बाद आप उसको जो है वो प्रूव कर सकते हैं ओपिनियन है। अब वेरियस ओपिनियन दिए गए हैं, ठीक है, उनको भी रीड आउट कर लेना है आपने। अब है दी सीक्वेंसेस, अब यहाँ पे हमारे पास टेबल है। वी लुक एट सम ऑफ द मार्कर्स यूज बाय इनोवेटिंग द ऑर्डर इन विच थिंग्स आर यूज टू सेट, मेकिंग लिस्ट और गिविंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अब आपको टाइम रिलेटेड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि टाइम रिलेटर्स क्या होते हैं। जैसे कि देखें, एडजेक्टिव में हम यूज़ करते हैं अर्लियर। ये अर्लियर का मतलब है कि प्रोसीडिंग काम हुआ, फॉर्मर प्रीवियस जो पहले हो चुका है। एडजेक्टिव में क्या है, ऑलरेडी यानी कि जो हम कर चुके हैं, प्रीवियर, फर्स्ट। तो ये डिफरेंट आपके रिलेटर्स हैं टाइम के इक्वल्स, कि टाइम को हमने अगर डिस्क्राइब करना है तो हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टाइम रिफ्लेक्टर्स हैं। एडवर्ब के कौन कौन से हैं, एडवर्ब में एट प्रेजेंट है तो मीन वाइल लिखेंगे, एट दिस पॉइंट है तो इन द मीन टाइम है, नाउ का मतलब व्हेन, टुडे जब एट द सेम टाइम। तो इस तरह के आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं। उसके बाद एग्जांपल्स दी गई हैं, उसके बाद एक्सरसाइज है और उसके आंसर भी दिए गए हुए हैं।
तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, लेक्चर नंबर 13 तक हमने कर लिया है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज तक यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।